हाँ, तुम्हारे पति बचपन में बहुत प्यारे थे। तुम्हें भी उनके जैसे गोल मटोल बच्चा हो। मानसा जी ने कहा। यह सुनकर मौनी शर्माकर बैठ गई। ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा बहू। साल पूरा होने से पहले हमें पोता या पोती चाहिए, समझी? उन्होंने कहा। मौनी हंसते हुए बोली, जी माँ जी। मानसा जी बोली, अभी दोपहर का खाना खाने का समय हो गया है। मैंने तुम्हारे ससुर लोहित और सुमित के लिए भी खाना भेज दिया है। अब हम भी खाना खाते हैं, आओ। मौनी बोली, जी माँ जी कहकर मौनी सोफे से उठी। तभी मानसा जी के घर के बगल में रहने वाले लोग आए। अरे आइए आइए, मानसा जी ने उनका स्वागत किया। फिर वो बोली, हम आने वाले नहीं थे, आज मेरी बहू का गोद भराई है। मैंने तुम्हें बुलाया था, क्या भूल गई? अरे मैं भूल गई, ये देखो मेरी बहू आई है। मैं अपनी बहू से बातें करने में ये बात भूल ही गई। मानसा जी ने हंसते हुए कहा। वो बोली, कौन है? अपनी बहू को दिखाओ तो। मौनी इधर आओ। मानसा जी ने मौनी को बुलाया। ये लो, ये है मेरी बहू सुमित की पत्नी। मानसा जी ने मौनी का परिचय कराया। मौनी ने भी नमस्ते कहा। वो बोली, नमस्ते, बहुत अच्छी है तुम्हारी बहू। सुमित बाबू की पत्नी को यहाँ लाए बिना ही कहीं और रख रहे हो, है ना? मानसा बोली, हाँ, सुमित बाबू ने कहा था कि यहाँ से ऑफिस जाने में देर हो जाती है, इसलिए उन्होंने पास में ही घर ले लिया। ओह ठीक है, चलो फिर फंक्शन हो रहा है, अपनी बहू को भी ले आओ। यह कहकर वह चली गई। मौनी थोड़ी उदास हो गई। अरे, वो लोग कह रहे थे कि उनकी बहू का गोद भराई है, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलकर आते हैं। मानसा जी ने मौनी से कहा। ठीक है माँ, मौनी ने कहा और दोनों सास बहू गोद भराई के लिए चली गई। मानसा ने अपनी बहू मौनी को वहाँ ले जाकर गोद भराई करा रही लड़की को आशीर्वाद दिलवाया और वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपनी बहू के रूप में मौनी का परिचय दिया। सबने एक स्वर में कहा, मानसा तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। मानसा अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हुई। मौनी ने भी वहाँ गोद भराई करा रही लड़की को देखा और उस जगह खुद को इमेजिन करके बहुत खुश हुई। मुझे भी ऐसा फंक्शन चाहिए राम बाबू। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, जल्दी ही मैं भी तुम्हारी होकर बिल्कुल तुम्हारे जैसा बेटा चाहती हूँ। उसने अपने मन में सोचा। कुछ देर वहाँ बिताने के बाद मानसा जी और मौनी घर के लिए निकली। तभी लास्या उन्हें घर में आते हुए दिखी। मानसा जी ने लास्या को देखा तो उसे देखकर औपचारिक रूप से थोड़ी मुस्कुराई। मानसा ने लास्या को गुस्से से देखा और व्यंग से कहा, क्या लास्या, तुम्हारे जैसे लोग भी ऐसे फंक्शंस में आते हैं? मानसा जी को सुमित और लास्या के रिश्ते के बारे में पता है और यह भी पता है कि सुमित ज़्यादातर लास्या के साथ रहता है। वह उनके बेटे को अपने आंचल में बांध कर नचाती है। ऐसा कहकर मानसा लास्या को बहुत कोसती थी। बेटे के ऐसे घूमने फिरने का कारण लास्या है, इसलिए उन्हें लास्या से बहुत नफरत है। वो मेरी दोस्त है आंटी, लास्या ने कहा। चाहे कितनी भी दोस्त हो, तुम्हारे जैसे लोगों का ऐसे फंक्शंस में आना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे जैसे लोग ऐसे घूमने फिरने के लिए ही बने हैं, ऐसे पवित्र कामों के लिए नहीं। अच्छा है कि मेरे बेटे को अब तुमने छोड़ दिया। तुम्हें धन्यवाद। अब मेरे बेटे की ज़िंदगी में कभी मत आना। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है। तुम बीच में आकर उसके परिवार में आग मत लगाओ। मानसा ने लास्या से कठोर शब्दों में कहा और अपनी बहू को लेकर वहाँ से चली गई। जाते समय मौनी पीछे मुड़कर लास्या को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास उसे इतना क्यों डांट रही है। लास्या ने भी मौनी को देखा और सोचा, ओह बेबी की वाइफ, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हें और सुमित को जिंदगी भर खुश रहना चाहिए। मैं तुम दोनों के बीच क्यों आऊँगी? नहीं आऊँगी। मुझे अपने बेबी की खुशी बहुत ज़रूरी है। और अंदर जाकर अपनी दोस्त से मिलकर वहाँ से चली गई। इसके बाद मानसा जी और मौनी उनके घर पहुँचने के बाद सास के गुस्से को देखकर मौनी ने उन्हें थोड़ा पानी दिया और पूछा, कौन थी आंटी वह लड़की? आप उसे इतना क्यों डांट रही थी? वह मेरे बेटे के लिए सनी है मौनी। उसी की वजह से सुमित लड़कियों, पार्टियों और पबों में जाने लगा था। उसे देखते ही मुझे गुस्सा आता है। अब तुमसे शादी के बाद सुमित ने वह सब छोड़ दिया है और समझदार हो गया है। उस महालक्ष्मी को भी पता चल गया कि उसकी शादी हो गई है, इसलिए अब वह दूर है। असल में मुझे ऐसी औरतों को देखकर बहुत गुस्सा आता है मौनी। कुछ देर बाद उनका गुस्सा शांत हुआ और बोली, सॉरी मौनी, उसे देखने के बाद मेरा मूड खराब हो गया। कोई बात नहीं आंटी जी,
फिर शाम तक सास बहू की बातों में समय का पता ही नहीं चला। श्रीकांत जी और लोहित के आने का भी पता नहीं चला। श्रीकांत जी हॉल में आकर बैठ गए और हंसते हुए कहा, क्या बात है मानसा, बहू के आने के बाद तुम हम पर ध्यान देना भूल गई हो। मानसा बोली, अरे आप कब आए, तुम बहू को कुछ बता रही थी तभी हम आए। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। लोहित तुम भी जाओ, उन्होंने कहा। ठीक है मम्मी, भाभी 10 मिनट में आता हूँ, फिर हम बात करेंगे, लोहित ने मौनी से कहा और अपने कमरे में चला गया। श्रीकांत भी अपने कमरे में चले गए। श्रीकांत जी और लोहित के आने तक मानसा जी चारों के लिए कॉफ़ी लेकर आई। अब चारों हॉल में बैठकर बातें करते हुए कॉफ़ी पी रहे थे। लोहित बोला, भाभी आप अपने पति से कहकर यहीं क्यों नहीं रहती। मौनी बोली, हाँ लोहित, मेरा भी मन है यहीं रहने का, लेकिन इसके लिए तुम्हारे भैया को मनाना होगा। लोहित बोला, आप मना सकती है भाभी। सुमित बोला, किस बात के लिए मनाना है। सुमित की आवाज़ सुनकर सब एक पल के लिए उधर मुड़ गए। मानसा जी बोली, अरे कब आए तुम, अंदर आओ। सुमित बोला, नहीं माँ, हम चलते हैं, देर हो रही है। क्या देर हो रही है, यह तुम्हारा भी घर है, बिना नाटक के अंदर आओ, मानसा जी ने कहा और सुमित को अंदर ले गई। सुमित बिना कुछ कहे सोफे पर मौनी के बगल में बैठ गया और बोला, अब बताओ कौन मानेगा कौन मनाएगा। सुमित ने अपने भाई से पूछा। लोहित बोला, कुछ नहीं, बस यही कि तुम और भाभी यहीं क्यों नहीं रहते। मैं नहीं रहूँगा, सुमित ने बिना किसी संकोच के कहा। लोहित ने अपने भाई से कहा, क्या होगा अगर तुम रहोगे, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ तुम्हारी प्राइवेसी में कोई दिक्कत होगी। सुमित ने अपने भाई को गंभीरता से देखा और कहा, प्राइवेसी यहाँ आने से ही टूट जाती है और तुम प्राइवेसी की बात कर रहे हो। यह बात उसने सिर्फ मौनी को ही सुनाई थी। मौनी ने सुमित को गुस्से से देखा और पूछा, क्या है सुमित। वहाँ सब लोग थे इसलिए मौनी कुछ नहीं बोल पाई। मानसा जी सुमित के लिए भी कॉफ़ी लेकर आई और बोली, हाँ बेटा, तुम दोनों यहीं रहते, तुम दोनों के यहाँ रहने से क्या होगा, हम यहाँ हैं, क्या ज़रूरत है, तुम भी यहीं रहो। सुमित कॉफ़ी पीते हुए कुछ नहीं बोला। अब रहने दो मानसा, जब उनके बच्चे होंगे तब उनसे नहीं संभलेगा तो वे यहीं आएंगे, तब दादा दादी उन्हें संभाल लेंगे, तब तक उन्हें वहीं रहने दो। श्रीकांत जी ने कहा। मानसा बोली, हाँ ठीक है, तो अब हमें पोते पोती का इंतज़ार करना चाहिए, है ना। उनकी बातों पर मौनी शर्मा गई। मौनी का चेहरा लाल हो रहा था। सुमित यह देख रहा था। सुमित ने कॉफ़ी खत्म की और कहा, माँ अब हम चलते हैं, कुछ देर रुको, मैं अभी आई। मानसा जी ने कहा और अंदर गई। मौनी के लिए नई साड़ियाँ लेकर आई। दोनों को बैठाकर माथे पर टीका लगाया, आशीर्वाद दिया और मौनी को वह साड़ियाँ दी। श्रीकांत जी और मानसा जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। लोहित ने कहा, अरे नहीं भैया, मुझे आशीर्वाद देने की क्या ज़रूरत है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें 3 तरफ से घुमाने वाले और 3 तालाबों का पानी पिलाने वाले 2 बच्चे होंगे। रे आज तू गया मेरे हाथों, सुमित ने कहा और अपने भाई के पीछे पड़ गया। लोहित हंसते हुए सोफे के चारों ओर भाग रहा था सुमित के हाथों से बचने के लिए। बहुत दिनों बाद श्रीकांत जी और मानसा जी उन दोनों की शरारतें देखकर भावुक हो गए। इतने दिनों बाद हमने इस घर में उनकी शरारतें और अपनी खुशियाँ देखी। मानसा जी ने कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है मौनी, तुम्हारे आने से ही यह शुभ घड़ी आई है और वह फिर से इस घर में आया है। उनकी बातों पर मौनी भी सुमित की ओर खुशी से देख रही थी। किसी तरह सुमित ने लोहित को पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी आजकल बातें बहुत बढ़ गई है। लोहित को पीछे से गर्दन से पकड़ा। ओह माँ, देखो भैया मुझे मार रहा है, लोहित चिल्लाया। सुमित उसे छोड़ दे बेटा, मानसा जी ने कहा, अगर तुमने फिर से ज़्यादा बातें की तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। लोहित को छोड़कर सुमित ने कहा, चलो मौनी। ठीक है राम जी, और कार में बैठ गई। सुमित गाड़ी चलाते हुए बोला, हो गई तुम्हारी सास बहू की बातें। हाँ हो गई, मौनी ने कहा और सुमित का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। सुमित मौनी को देखकर धीरे से हंसा और कहा, क्या बात है, आज बारिश होने वाली है क्या। ऐसा कुछ नहीं है राम बाबू, क्योंकि बाहर अभी भी थोड़ी धूप थी। तो फिर तुम अपने आप मेरे पास क्यों आ रही हो, आपको तो बस मजाक सोचता है, मौनी ने हंसते हुए कहा और वैसे ही रही। सुमित ने मौनी के सिर पर एक किस दिया और पूछा, क्या बात है, आज बहुत खुश दिख रही हो, क्या मामला है।
ऐसा कुछ नहीं है राम जी, मैं हमेशा की तरह हूँ, मौनी ने कहा। इसके बाद सुमित ने कुछ नहीं पूछा। फिर मौनी ने धीरे से सुमित को राम जी कहा। सुमित बोला, क्या बात है? मौनी बोली, आपसे एक बात पूछनी है। क्या बात है मौनी? क्या हम भी अंकल आंटी और लोहित के साथ रह सकते हैं? सुमित ने कहा, रह सकते हैं। क्या सच में रह सकते हैं? मौनी ने खुशी से कहा। सुमित बोला, हाँ लेकिन अभी नहीं। तो कब? उसने प्रश्नवाचक भाव के साथ कहा। सुमित बोला, तुम्हारे ससुर ने कहा था ना कि जब हमारे बच्चे होंगे तब हम वहाँ जाएंगे, तो इसे सच करो फिर हम चलेंगे। सुमित ने हंसते हुए कहा। आज सुबह से लेकर अब तक यही बात चल रही थी, जिससे मौनी के चेहरे पर शर्म छाई हुई थी। सुमित बोला, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा आज कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। सुमित ने मौनी को मंत्रमुग्ध होकर देखते हुए कहा। मौनी बोली, आपको ऐसा लग रहा है राम जी? नहीं, तुम हमेशा से अच्छी दिखती हो, लेकिन आज कुछ खास बात है, तुम और भी सुंदर लग रही हो। अच्छा ऐसा है क्या? मौनी ने सुमित के कंधे पर सिर रखकर कहा। कहते हुए सुमित ने कार को मौनी की माँ के अस्पताल के पास रोक दिया। क्या हुआ राम जी, आपने गाड़ी क्यों रोकी? मौनी ने अपनी सीट पर ठीक से बैठकर बाहर देखा। अस्पताल को देखकर मौनी ने सुमित की ओर देखा। तुम्हारी माँ को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, चलो मिलकर आते हैं, उन्होंने कहा। मौनी सुमित को आश्चर्य से देख रही थी, क्योंकि उसने बिना पूछे ही उसके मन की बात जान ली थी। यह देखकर सुमित बोला, ओए, मुझे घर जाकर ताना मारना, पहले चलो। मैं आपको कोई ताना नहीं मार रही हूँ। मौनी मुंह फेर कर कार से उतरी और दोनों मिलकर अस्पताल के अंदर रूपा जी के कमरे में गए। वहाँ मौजूद नर्स से मौनी ने दुख से पूछा, माँ की तबीयत कैसी है? नर्स ने कहा, कोई सुधार नहीं हुआ है मैडम, वह अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी। मौनी उदासी से उनकी बगल में जाकर अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर उनके चेहरे को देखती रही। मौनी, तुम यहीं रहो, मैं डॉक्टरों से बात करके आता हूँ, सुमित ने कहा और कमरे से डॉक्टर के पास चला गया। सुमित के जाने के बाद दरवाज़ा फिर से खुलने पर मौनी ने पीछे मुड़कर देखा कि कौन है। एक आदमी मास्क पहनकर अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे मौनी की आंखें छोटी हो गई और उसने देखा कि कौन है। जैसे ही उसने मास्क हटाया, मौनी आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगी। तुम? हाँ जाने मन, मैं ही हूँ। मुझे यहाँ देखकर तुम्हें आश्चर्य हुआ, विशाल ने कहा और मौनी के पास आने लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मौनी ने कुछ डरते हुए पूछा। क्या बताओ मौनी, तुमने मुझे छोड़ दिया और मेरे बिना ही शादी करके चली गई, लेकिन मेरा मन तुम्हें छोड़कर नहीं लग रहा है, बताओ क्या करूँ? उन शब्दों पर मौनी ने विशाल को घृणा से देखा। विशाल बोला, अरे सच में मौनी, तुम्हारी शादी हो गई है, फिर भी मेरी तुम्हें अपना बनाने की आस नहीं मिटी। मौनी बोली, क्या तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मेरी शादी हो गई है, और अगर मेरे पति ने तुम्हें यहाँ ऐसे देखा तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। विशाल जोर से हंसते हुए बोला, क्या करेगा वो? मैं उससे बेहतर हूँ मौनी। तुमने अपने पति की हरकतों के बारे में जाने बिना ही उससे शादी कर ली। मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहा, इसलिए तुमने मुझे कुत्ते जैसा समझा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि शादी से पहले वह कितने महिलाओं के साथ घूमता था? तुमने उससे शादी कैसे कर ली? वह सब पहले था, अब नहीं, मौनी ने कहा। ओह, तो अब तुम्हारा पति बहुत पवित्र हो गया है ना? क्या उसने बाहर की महिलाओं के साथ घूमना बंद कर दिया है, या तुमसे भी दूर रहता है? यह हमारी निजी बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मौनी ने गुस्से से कहा। विशाल बोला, अरे मौनी, मेरी बात सुनो, पहले उस आवारा घूमने वाले के साथ तुम क्यों हो? उसे छोड़ दो और मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें रानी की तरह रखूँगा, तुम्हारे लिए एक घर लूँगा और उसमें तुम्हें रखूँगा। ऐसी तुम्हारी सुंदरता किसी और की हो जाए, यह मेरा मन नहीं मानता। मौनी बोली, वह कैसे भी हो, मुझसे शादी करने के बाद पूरी तरह बदल गए हैं। मेरे सामने मेरे पति के बारे में एक भी शब्द मत कहना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। विशाल बोला, ओहो, तुम भी एक भारतीय आदर्श पत्नी की तरह हो गई हो। पति शादी से पहले कुछ भी करे, किसी के साथ भी घूमे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बस तुम्हारे साथ अच्छा रहे तो काफ़ी है। मौनी ने उसकी बातों से मुंह फेर लिया। विशाल बोला, तुम कुछ भी करो, तुम मुझे कितना भी दूर करो,
तुम्हें बिना पाए मेरी प्यास नहीं बुझेगी, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी तरह अपने कदमों में लाकर रहूँगा। देखते रहना। मौनी बोली, यह इस जन्म में नहीं होगा। विशाल बोला, कैसे नहीं होगा, मैं भी देखता हूँ। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पति को मारने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। उस समय मौनी को विशाल एक जानवर जैसा लगा। उसने सोचा कि क्या एक शादीशुदा औरत के लिए कोई इतना नीच कैसे गिर सकता है। अभी तक तुमने जो कुछ भी किया मैंने सब देखा और चुप रही, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरे पीछे मेरा पति है, मेरा परिवार है और मेरी शादी हो चुकी है। अब अगर तुम इस तरह मेरा पीछा करते रहे और यह बात उन्हें पता चल गई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मैं बता रही हूँ। मौनी ने उंगली दिखाते हुए कहा। विशाल बोला, हाँ हाँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अपनी ये खोखली धमकियाँ बंद करो। तुम्हारी धमकियों से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मौनी। देखती रहो, किसी दिन मैं तुम्हें अपने पास लाकर ही रहूँगा। मौनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए विशाल ने कहा और दरवाजे की ओर चला गया। मेरे पास आने के लिए तैयार रहो मौनी, कहते हुए विशाल कमरे से वैसे ही चला गया जैसे आया था। विशाल के जाने के बाद मौनी सोचने लगी, ये यहाँ कैसे आया, इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। क्या ये सब कुछ देख रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। क्या मुझे ये बात सुमित को बतानी चाहिए या नहीं, वो अपने मन में सोचती रही। उसी समय डॉक्टर से बात करके सुमित कमरे में आया। मौनी को कुछ गहरा सोचते हुए देखकर वो उसके पास गया और कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो इतनी गहराई से। सुमित के अचानक आने से मौनी चौंक गई और एक कदम पीछे हट गई। ओए ओए, मैं हूँ, क्या हुआ, ऐसे क्यों डर रही हो, सुमित ने घबराकर पूछा। नहीं कुछ नहीं राम जी, माँ के बारे में कुछ सोच रही थी, आप अचानक आ गए तो डर गई, मौनी ने कहा। सुमित बोला, चलो अब घर चले। मौनी बोली, डॉक्टर ने क्या कहा राम जी। सुमित बोला, वो कह रहे थे कि इलाज का असर नहीं हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मौनी बोली, थोड़ी देर और रुकते हैं। सुमित ने कहा, मौनी अगर तुम यहीं रहोगी तो और भी दुखी हो जाओगी, और मौनी को बाहर ले गया। चलो अब घर चलते हैं, अगर कुछ होगा तो डॉक्टर साहब फ़ोन करके बता देंगे, ठीक है। मौनी उदास होकर कार में बैठ गई। घर जाकर भी उसे अपनी माँ और पिताजी के साथ बिताए पल याद आ रहे थे और उसका मन दुख से भर आया। रात को खाना भी ठीक से नहीं खाया, बस 2 निवाले खाए और अपने कमरे में चली गई। सुमित ने उसे ऐसे देखा तो सोचा कि शायद वह दूध तो पिएगी। वह उसके लिए दूध लेकर कमरे में गया। सुमित जब कमरे में गया तो मौनी कहीं और देखती हुई उदास बैठी थी। क्या बात है, आज सुबह से तो बहुत खुश थी, अब क्या हो गया, सुमित ने उसके बगल में बैठकर पूछा। पता नहीं राम जी, माँ को उस हालत में देखकर मुझे अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। मैं जहाँ भी चलती थी मेरे पैर दुख जाते थे, तब वो दोनों मुझे गोद में उठाकर घुमाया करते थे। पता है, मुझे कुछ चाहिए होता था तो मांगने से पहले ही मेरे मन में क्या है यह जानकर वे मुझे वह चीज़ लाकर दे देते थे। पापा मुझे कितनी प्यार से देखते थे। पता है, हम दोनों मिलकर हमेशा माँ को चिढ़ाया करते थे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। माँ बाप के प्यार का अनुभव मैंने पूरी तरह से किया भी नहीं था कि वे मुझसे इतने दूर क्यों चले गए। मैंने सोचा था कि मेरी शादी उनके हाथों से होगी। मेरे पापा हमेशा कहते थे, तुम्हारी शादी के बाद मैं तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाऊंगा। बेटी, मैं तुम्हारे बच्चों का तुमसे भी ज़्यादा ख्याल रखूंगा। लेकिन अब वो सब करने के लिए वो नहीं है राम जी। उन्होंने मुझे माँ बाप के प्यार से वंचित कर दिया। मौनी सुमित को पकड़कर बहुत दुख से रोने लगी। उसका रोना देखकर सुमित को भी बहुत दुख हुआ। मौनी शांत हो जाओ, रो मत, सुमित ने उसे शांत कराते हुए कहा। तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा, उसने कहा। लेकिन सुमित को अस्पताल में डॉक्टर से हुई बातें याद आ गई। सुमित जाकर डॉक्टर से मिला और रूपा जी की हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा, वह इलाज के लिए प्रतिक्रिया नहीं दे रही है सर, उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया है। वह जितने दिन भी जिए उन्हें ऐसे ही रहना होगा और उनके पास ज़्यादा समय भी नहीं है सर, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने। सुमित को वह बात याद आ गई और उसने मौनी को वह बात नहीं बताई। अगर उसे यह पता चलता तो वह टूट जाती। फिर रात में जैसे तैसे
उसने उसे शांत कराया, थोड़ा दूध पिलाया और उसे अपने सीने से लगाकर सुला दिया। मौनी अपने माँ बाप को याद करते हुए दुख से सो गई। सुमित भी मौनी को देखते हुए बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। इधर विशाल के घर में उसकी शादी तय होने के बाद दोनों घर में सगाई करने का फैसला किया गया। समारोह की सारी तैयारियां चल रही है। मंत्री जी के घर में उनके ओहदे के हिसाब से तैयारियां की गई और धूमधाम से सगाई की गई। फिर 4 महीने बाद दोनों की शादी की तारीख भी तय कर दी गई। जब पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, स्टेज पर विशाल और शहाना ने एक दूसरे को अंगूठियां और फूल मालाएं पहनाई। मेहमान आकर उन्हें बधाई दे रहे थे तो वे हंसते हुए बातें कर रहे थे। तुम बहुत सुंदर लग रही हो सहाना, बहुत हॉट, विशाल ने सहाना के कान में कहा। विशाल की बात सुनकर सहाना खूबसूरती से शर्मा गई और बोली, थैंक यू विशाल। विशाल उसकी सुंदरता देखकर सोच रहा था कि कब उसे मौका मिलेगा कि वह सहाना को अकेला पाए, लेकिन मेहमान अभी भी आ ही रहे थे, जिससे वह निराश हो रहा था और फंक्शन के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। इधर सुरेश, रेणुका, राजू और रोहिणी इस बात से बहुत खुश थे कि विशाल के लिए एक अच्छा अमीर रिश्ता तय हो गया है। आने जाने वाले मेहमानों से बातें कर रहे थे। शाम तक फंक्शन खत्म होने के बाद सहाना और विशाल कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही विशाल ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और सहाना को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। सहाना भी शर्माते हुए विशाल का साथ दे रही थी। विशाल खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उसके होठों पर किस किया। दोनों एक गहरी किस में खोए हुए थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, जिससे विशाल को गुस्सा आया, लेकिन वह किसी तरह खुद को शांत करते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए कहा और जाकर सोफे पर बैठ गया। जब रेणुका दोनों के लिए खाना लेकर आई तो वे वही कमरे में बैठकर खाने लगे। घर में फंक्शन की भीड़ भाड़ के कारण विशाल के परिवार के सभी लोग मंत्री गुरुनाथम, सहाना और सभी को बताकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। सभी एक कार में जा रहे थे, जबकि विशाल अपनी कार खुद चलाते हुए अपने पीए तेजा को फ़ोन किया। तेजा ने तुरंत फ़ोन उठाया और कहा, बताइए सर, क्या तुमने उस लड़की को फ़ोन किया था? क्या वह गेस्ट हाउस में आई? विशाल ने पूछा। जी सर, मैंने फ़ोन किया था, वह अभी तक आ गई होगी, तेजा ने कहा। ठीक है, कहकर विशाल ने फ़ोन काट दिया और गेस्ट हाउस की ओर चल दिया। यह नीच आदमी हर तरह के गलत काम करता है और उसमें मुझे भी शामिल करता है। दुष्ट आदमी, इसकी अभी शादी भी नहीं हुई है और आज सगाई के दिन रात में दूसरी लड़की के पास जा रहा है। यह इंसान नहीं, काम पिशाची है, तेजा ने अपने मन में सोचा। विशाल गेस्ट हाउस गया और उस लड़की का इंतजार करने लगा। उस रात वह उसके साथ वहीं रहा और अगली सुबह घर चला गया। सुबह जब मौनी की आंख खुली तो उसने सुमित को अपने सामने पाया। मौनी ने सुमित के गाल पर हाथ रखा और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। सुमित ने आंखें मूंदकर मौनी की नाक को धीरे से काटा और कहा, कितनी देर तक देखती रहोगी ऐसे? फिर आंखें खोलकर हंसा। राम जी, कहती हुई वह अपनी नाक पकड़ लेती है और गुस्से से कहती है, ये क्या है राम जी? अरे तुम अपनी नज़रें नहीं हटा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद ऐसे करने से तुम बात करोगी, तो क्या इसके लिए काटना ज़रूरी था? बुला सकते थे ना? आप सोए थे या नहीं, या फिर सोने का नाटक कर रहे थे? सुमित बोला, अरे तुम ही तो मुझे देखे जा रही थी, तुम्हें परेशान क्यों करना? मौनी बोली, ओह बहुत अच्छा किया, लेकिन अब छोड़िए मुझे। सुमित बोला, कहाँ जाओगी छोड़कर? जाकर फ्रेश होकर भगवान के लिए दिया जलाना है और आपके लिए नाश्ता बनाना है, सिर्फ नाश्ता और कुछ नहीं। सुमित ने धीरे से कहा, क्या चाहिए आपको? जो भी मांगूंगा दोगी? सुमित मौनी के करीब जाकर कहता है, यह सब देने का समय नहीं है, उठिए, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ मैं समझ गया, अब तुम मुझे अभी करीब नहीं आने दोगी। मैंने शादी से पहले जो अनुभव करना था वो कर लिया, लेकिन शादी के बाद पत्नी के साथ जो होना चाहिए वो मेरे साथ नहीं हो रहा। वह उदास होकर कहता है। मौनी बोली, इसलिए कहते हैं कि जब जो होना चाहिए तभी होता है, ज़्यादा उतावले होंगे तो यही होगा, अनुभव कीजिए। यह कहकर मौनी तकिया उठाकर सुमित पर फेंकती है और वॉशरूम में चली जाती है। सुमित ने सोचा, क्या करूं? जब तक तुम दया नहीं दिखाओगे तब तक मुझे इसका बस अनुभव करना होगा। मौनी ने कल की बात के बारे में नहीं सोचा, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली।
मौनी के आने के बाद सुमित अपना जिम पूरा करके फ्रेश होकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। शर्ट के बटन लगाए बिना फ़ोन आने पर एक हाथ से अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए और दूसरे हाथ से फ़ोन पर बात कर रहा था कि तभी सुमित को मौनी ने देखा। वह उसके लिए कॉफ़ी का कप लेकर आई और सुमित के पास गई। सुमित वैसे ही खुली शर्ट के बटन धीरे धीरे लगाने लगा। सुमित अपना फ़ोन पर बात करना जारी रखते हुए मौनी की हरकतों को देख रहा था। बटन लगाने के बाद मौनी ने सुमित के हाथ से तौलिया ले लिया और उसके बालों को पोंछने लगी, लेकिन मौनी की पहुंच से बाहर होने के कारण वह उदास चेहरा करके सुमित को देखने लगी। सुमित ने मौनी को देखकर धीरे से हंसा और उसके लिए बिस्तर पर बैठ गया। जब वह उसके बाल पोंछ रही थी तो सुमित की नज़र उसकी पतली कमर पर पड़ी। फिर उसने धीरे से उसकी साड़ी को एक तरफ कर दिया। उसने अपने मूंछों से उसकी कमर को सहलाया, जिससे मौनी अचानक कांप गई और उसके बाल कसकर पकड़ लिए। सुमित वहाँ नहीं रुका और उसकी नेवल पर किस कर दिया और धीरे से वहाँ काटा। उस दर्द से मौनी धीरे से चिल्लाई और तुरंत पीछे हट गई, लेकिन सुमित ने उसे जाने नहीं दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। सुमित का हाथ पकड़ते ही मौनी और तनाव में आ गई। सुमित भी उठ खड़ा हुआ और अपने हाथ उसकी कमर के चारों ओर डालकर उसे कसकर जकड़ लिया। मौनी ने खुशी से अपनी आंखें मूंद ली। सुमित ने उसके कंधे पर अपने होठों से सहलाते हुए धीरे से मौनी कहकर पुकारा, लेकिन मौनी के होठों से शब्द ही नहीं निकल रहे थे कि वह उसकी हरकतों का जवाब दे पाती। सुमित ने अपनी हरकतें जारी रखते हुए फिर मौनी को बुलाया। मौनी मुश्किल से हाँ कह पाई। सुमित ने पूछा, आगे बढ़े। उसकी खूबसूरती उसे बेचैन कर रही थी। मौनी भी उसकी हरकतों को सहन नहीं कर पाई और पीछे मुड़कर सुमित से लिपट गई। सुमित ने अपने होठ उसके होठों पर रखते हुए कहा, बताओ, मुझे मुझे थोड़ा समय चाहिए राम जी। मौनी ने कहा। सुमित बोला, और कितने दिन? बस कुछ दिन प्लीज, उसने प्यार से कहा। इतने प्यार से चेहरा बनाकर पूछने के बाद भी वह कैसे मना कर पाता। सुमित बाबू मौनी के चेहरे पर ऐसे पिघल गया। हाँ, कुछ भी कहो, तुम ऐसे चेहरा बनाकर मुझे मार डालती हो। मार डालो मुझे, ऐसे रोज रोज थोड़ा थोड़ा तरपा तरपा कर मार डालो। यह कहकर उसने उसके होठों पर जोर से चूमा और छोड़ दिया। राम जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मौनी ने आईने में अपने होठ देखे। निचले होठ से खून निकल रहा था। उसने गुस्से से सुमित को देखा। सुमित ने मुस्कुराते हुए आंख मारी। तुम्हें ऐसा ही चाहिए था। राम जी, ये क्या किया? दर्द हो रहा है, कहते हुए वह उसकी छाती पर मारती है और उसे लिपट जाती है। इसलिए जब पति मांगे तो अनुमति दे देनी चाहिए, वरना ऐसे ही निशान पड़ेंगे। अगली बार ऐसे निशान मत लगाना, मैं अपनी पसंद की जगह पर लगाऊंगा। कहते हुए उसकी नज़र नीचे जाती है। आपको शर्म नहीं आती राम जी? मौनी कहती है। वह कहता है, अरे अपनी पत्नी के सामने मुझे किस बात की शर्म पागल। मौनी बोली, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई, आप तैयार होकर नीचे आइए। सुमित मौनी को देखकर खुशी से मुस्कुराता है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।